हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ये है पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोग नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप पार्ट में प्ले लिस्ट में जा करके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं पढ़ा था, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने माउथ के बारे में जाना, उसमें जो टंग है उसका फंक्शन, टिथ के बारे में, ये सब चीज़ हमने जाना। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसके फूड पाइप के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम जानते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, तो इसको जानना हमें बहुत माने रोचक लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप या इसोफेगस इसको कहते हैं, जो हमारे हम जिस खाना भोजन को जब माउथ से निगल लेते हैं तो एक पाइप जो है कि हमारे पेट तक जाती है, उसको हम कहते हैं इसोफेगस। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सॉलिड फूड पास इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। जो भी खाना हम निगल लेते हैं, सॉलिड मतलब निगलना, ठीक है, जब कुछ चबाने के बाद हम उसको निगलते हैं तो वो पास कहाँ करता है, फूड पाइप और इसोफेगस के थ्रू वो नीचे की तरफ स्टमक तक जाता है। ठीक है, नीचे हम इसका इमेज देख लेते हैं कैसा है इसका इमेज। ये है हमारा आपका फूड पाइप। ये इस तरीके से यहाँ से फूड क्या होता है कि ट्रैवल करता है, ट्रैवल करके और आपका स्टमक तक पहुँचता है। ये फूड पाइप जो होता है ये आपस में सिकुड़ता है और खुलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो फिगर में जैसे हमने देखा, तो ये जो फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप हमारे गले से होते हुए, हमारी छाती से होते हुए स्टमक तक जाता है। फूड इज पास डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो हम निगला हुआ हमारा भोजन होता है, ये स्टमक तक कैसे जाता है, तो ये फूड पाइप का जो वॉल होता है ये कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है। तो जैसे कि आप किसी एक बैलून के अंदर में कोई चीज़ को डालिए, भारी वस्तु को डालिए, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो नीचे की ओर जाएगा, वो फैलाव होते चला जाएगा और वो प्रेशर से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल होता है जो कि खुद ब खुद काम करता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड pushes the food downwards। ये कहाँ पे होता है, तो ये जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें होता है, और ये क्या करता है, भोजन को नीचे की तरफ दबाता है। ठीक है, और कहाँ तक पहुँचाता है, स्टमक तक पहुँचाता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक, इट इज़ वोमिटेड आउट। और जब कभी हम भोजन अत्यधिक कर लेते हैं और वो हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमारा क्या होता है, वॉमिट करके वो भोजन क्या हो जाता है, हमारे इसोफेगस से बाहर आ जाता है। आप उल्टी किए होंगे, बहुत बार उल्टी अमूमन हर किसी ने किया है, तो जब उल्टी के थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। याद कीजिए कोई ऐसी घटना जब आपने उल्टी की हो और उसका कारण पता लगे क्यों हुआ था आपको उल्टी खाना खाने के बाद। तो क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड हो जाता है जो हमारे स्टमक से बाहर का बात हो जाता है, स्टमक के अंदर स्पेस नहीं होता, वो इसोफेगस में फंस जाता है और इसोफेगस उसको रख नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, डिस्कस योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। और इसको आप पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ये था इसोफेगस जो स्टमक तक भोजन को लाता है। अब स्टमक में भोजन आता है तो क्या होता है, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। Its shape is like a flattened U and it is the widest part of the alimentary canal। कहने का मतलब है, ये जो स्टमक है, ये स्टमक एक मोटे से झोले की तरह होता है। झोला थैला होता है ना, थैले की तरह होता है। और क्या होता है, ये यू शेप में होता है। ठीक है, चपटा यू शेप में इसका आकार होता है, और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end। अब ये जो हमारा स्टमक होता है, ये स्टमक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसका एक एंड क्या होता है, इसोफेगस से खुलता है, और एक एंड इसका जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से खुलता है। यहाँ पे एक ओपनिंग होता है और यहाँ पे एक ओपनिंग होता है। ये हमारे इसोफेगस से फूड इसके अंदर एंट्री करता है, और स्टमक में आने के बाद में फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आउट होता है। ठीक है, तो ये एक थैली बैग की तरह होता है, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द इनर लेइंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या कुछ जूस सेक्रेट होते हैं, उनका रिसाव होता है, जैसे म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस हमारे पेट के अंदर जब भोजन जाता है तो उसका रिसाव होता है, मतलब वहाँ पे सेक्रेट होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लेइंग ऑफ द स्टमक। अब ये म्यूकस क्या काम करता है, तो स्टमक के अंदर का जो लेयर होता है ना, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है।
द एसिड किल द मैनी बैक्टीरियाज दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हमारे भोजन के साथ साथ जो बैक्टीरियाज हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं उनको ये मार देता है। मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिड, और ये जो माध्यम है, जो भोजन है, उसको स्टमक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब जो डाइजेस्टिव जूस हमारा सेक्रेट होता है, उसका काम होता है कि प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करके, तोड़ करके उसको सिंपल सब्सटेंस में बना देता है, जिससे कि एब्जॉर्ब, हमारा स्टमक आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये था स्टमक का काम। आगे बढ़ते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में छोटी वाली आंत की बात आ जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अब जो ये हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या होता है, कॉइल्ड के रूप में, मतलब कुंडली मार के जैसे सांप उप नहीं बैठते, उस तरीके से लपेटा हुआ होता है, और इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर्स लंबा ये हमारा आंत होता है। ठीक है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। It receive secretions from the liver and the pancreas. अब besides its wall also secrete juice. अब ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लीवर और पेंक्रियाज से भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस, कुछ जूस निकलते हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, और ये खुद भी क्या करता है, जूस को सेक्रेट करता है। अब ये जिस तरीके से स्टमक में से आपको म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये क्या बोलते हैं, सेक्रेट हो रहा था, तो वो सिंपल सब्सटेंस में फूड को ब्रेक डाउन करके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में तैयार कर रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो जूस सेक्रेट होता है, ये जूस भी क्या करता है कि जो भोजन स्टमक के बाद इसमें जब आता है, तो उसको भी ये और भी सिंपल सब्सटेंस में तो ब्रेक डाउन करके और उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब ये लीवर कहाँ होता है और इसका रंग कैसा होता है, तो ये लीवर हमारा क्या होता है, लाल और ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, मतलब लाल में ब्राउन कलर का दिखता है, हल्का रेड एंड ब्राउन कलर का दिखता है, और ये हमारे अपर पार्ट में राइट साइड में एब्डोमेन जो होता है, पेट जो होता है, पेट के ऊपर दाहिनी तरफ में आपका मिलेगा लीवर। ठीक है, चेस्ट के ठीक बिलो में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये जो ग्लैंड है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसको याद रखना है। The secreted bile juice that is stored in a sac called the gallbladder। और क्या है, ये लीवर का काम क्या होता है, ये एक जूस, एक प्रकार का जूस सेक्रेट करता है। इसमें से एक जूस स्राव होता है जिसको कहते हैं बाइल। ठीक है, ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, और ये कहाँ से आता है, तो ये लीवर के अंदर एक छोटी सी थैली होती है, जिसे पित्त की थैली कहते हैं हम, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से वो क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। याद रखना है, बाइल जूस सेक्रेट होता है गॉल ब्लैडर से, ये लीवर से अटैच होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अब ये जो बाइल होता है, ये बाइल जो सेक्रेट होता है लीवर से, ये क्या करता है, डाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैसे इसको डाइजेस्ट करता है, तो ये फैट को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, द पेंक्रियास इज ए लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब इसके बाद लीवर के बाद में स्टमक और उसके बाद में क्या होता है, पेंक्रियास एक ग्लैंड होती है। ये क्रीम कलर का इसका रंग होता है, और ये हमारे स्टमक के ठीक नीचे पाया जाता है पेंक्रियास। ठीक है, द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म। अब ये पेंक्रियास से जो जूस निकलता है, उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ करके उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। ठीक है, द partly digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all component of the food। अब ये जो प्रक्रिया जो हुआ स्टमक में ब्रेक डाउन का, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड इंटर किया, तो लीवर से बाइल जूस सेक्रेट हुआ, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने जूस को सेक्रेट किया, और इसने भी क्या किया, सिंपल सब्सटेंस में सभी तत्वों को तोड़ दिया। अब इसके बाद ये क्या करता है, फूड ट्रेवल करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के भाग में, निचले भाग में चला जाता है, जिससे क्या करता है कि बाकी का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, है ना, वो डाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट करता है हमारा इंटेस्टाइन। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। अब उसमें जब जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके ब्रेक डाउन करके और ये जूस क्या करता है, उसको शुगर में तब्दील कर देता है, शुगर को क्या करता है, ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, फैट को क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये प्रोटीन और इसको क्या करता है, एमिनो एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारा उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अभी जानते हैं आगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड जो भी ब्रेक डाउन हुआ और एकदम सिंपल सब्सटेंस में, एकदम तरल सब्सटेंस में तैयार जो हो गया, ये कैसे अब हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए देखते हैं। The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा पचा हुआ भोजन है, ये एकदम अब सिंपल सब्सटेंस में हो गया है और ये हमारे ब्लड वेसल में जा सकता है, ठीक है। जो कि ये ब्लड वेसल कहाँ पे मिलते हैं, तो ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ छोटे छोटे रोएदार चीज़ होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स का ओपनिंग्स होता है, ठीक है, जहाँ से वो क्या करता है, वो सबको चूस लेता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, ये जो भी हमारे विटामिन मिनरल्स जो भी हैं, इनको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वेसल्स में भेज देता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth, ठीक। अब जब आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बीच से काट के देखें तो ये एक पाइप की तरह गोल होता है और इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे उभार होते हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे कांटेदार उभार की तरह होता है, ये इस प्रकार से होता है। इनको कहते हैं, ये जो उभार होता है इनको कहते हैं विलीज, ठीक है। विली क्या होता है, प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है विलस, ठीक। इसी में क्या होता है, ये हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स, इसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड वेसल्स में लाते हैं और ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। क्लियर है। दीज आर कॉल्ड विलीज। अब ये जो छोटे छोटे उभरे हुए उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर टिप की उंगलियों की तरह होते हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं विलीज। ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता है विलस, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब ये क्वेश्चन है कि क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका ये रोल है कि वो क्या करता है, हमारे सरफेस को क्या करता है, क्लियर रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। अब विली सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए। तो अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है, तो अब बाई चांस आप मान लीजिए कि एक कोई ऐसा चीज़ है जिसमें ऐसा राउंड शेप है और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया यही हुआ, इसके अंदर का जो वॉल है यही इसका सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो विलीज होते हैं ये कुछ इस तरीके से उबड़े उबड़े होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सरफेस एरिया इसमें बढ़ जाता है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है, तो आप देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपको सरफेस एरिया ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। तो ये क्या करता है, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि फूड पार्टिकल्स अगर कहीं भी होंगे तो क्या होंगे, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ईच विलेज हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जितने भी ये उभार होते हैं, विलेज का जो भी उभार होता है, बाई चांस मान लीजिए कि एक उभार है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का ओपनिंग होता है जो जाके यहाँ पे मिलता है, इसके ओपनिंग होते थे। अब यहाँ से जो भी फूड पार्टिकल्स है वो एंट्री करता है इसमें और ब्लड वेसल के थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, ये इसका रोल है। The surface of the villi absorb the digested food materials। अब ये जो विली का सरफेस है, सतह है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड जो है उसके सारे मटेरियल को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। अब ये जो विले का काम क्या होता है, ये हमारे क्या करता है कि एब्जॉर्ब जो होता है, जो भी चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना, जितने भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमारे ब्लड वेसल्स मतलब खून की नली के थ्रू क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, उनको पहुंचा देता है। और ये क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि शरीर में कहीं पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे प्रोटीन पहुंचा देता है, जहाँ फैट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फैट, इस तरीके से ये हर जगह ऑर्गन में हर चीज़ को पहुँचा देता है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसे एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है।
In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. अब क्या होता है कि ये जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया और ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंच गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं. हमारा मालूम ही होगा कि कोई भी चीज़ क्या बनता है कि सेल्स से टिश्यू में बनता है, टिश्यू से उसका ऑर्गन बनता है ना. तो ये जो छोटे छोटे सेल्स तक जब पहुँचता है तो ये सेल्स क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है. किसकी मदद से? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये सेल क्या करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, उसके बाद में हमारे शरीर में एनर्जी ये क्या होता है, रिलीज करता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, तो हम कोई भी कार्य को करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब वो इसके बाद इस कितनी लंबी प्रक्रिया में अगर जो भी फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या जिसमें से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, चौड़ा होता है, प्लस क्या होता है हमारे और उससे क्या होता है, छोटा होता है. इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा होता है और चौड़ा होता है. ठीक, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है. इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. और इस लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि ये हमारे शरीर में जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, इस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करे. ठीक है, the remaining waste passes into the rectum and remains there as sold feces. ठीक है, अब इतना प्रक्रिया होने के बाद भी जो वेस्ट बच जाता है, वो वेस्ट कहाँ पहुँच जाता है, तो वो हमारे रेक्टम में पहुँच जाता है और वहाँ पे सेमी सोल्ड फीसेस के रूप में वो वहाँ पे रहता है. ठीक है, द फेशियल मटेरियल इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उसके बाद में जो ये फेशियल मैटर है, जो सेमी सोल्ड फेशियल मैटर है, ये क्या होता है, हमारे एनस के थ्रू टाइम पर ये हमारे शरीर से बाहर आ जाता है. इट इज़ कॉल्ड एजेक्शन, और इसी क्रिया को कहते हैं हम एजेक्शन. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. इससे पहले हमने ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन फूड को इंटेक करते हैं और उसके बाद वो फूड किस तरह से प्रोसेस होता है, कैसे उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के अंदर जाता है और किस तरीके से उसका यूटिलाइज होता है. ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको याद रखना है. क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. इसका मतलब हुआ जो घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है. ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating grasses. कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, बफेलो और दूसरे बकरी वकरी, ये जो भी घास खाने वाले जानवर हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो लोग घास नहीं भी खा रहे होते हैं तब भी उनका मुंह क्या है, चलते रहता है. हमेशा वो मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं. ठीक है, बैठे भी रहते हैं तो देखा होगा उनका मुंह चलते रहता है. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. कहने का मतलब है, होता ये है कि जब भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स घास चर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय में वो क्या करते हैं, फटाफट क्या है, घास को चरते जाते हैं और उसको निगलते जाते हैं. वो उस समय उस घास को चबाते नहीं, वो उनको निगलते जाते हैं और उनके स्टमक में एक सेपरेट पार्ट होता है जिसको रूमेन कहते हैं. ठीक है, तो उसमें जाके ये जो उस टाइम जो चर रहे होते हैं उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा घास को चरते हैं और उस रूमेन में जमा कर लेते हैं. ठीक है, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, जब ये चबाते हैं और इसको क्या करते हैं, बिना चबाए हुए निकल जाते हैं और स्टोर कर लेते हैं रूमेन में, तो ये क्या हो जाता है, वो पार्शियली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और इसको कहते हैं कर्ड. ये जो जमा हुआ जो उनका जो चारा है जो जमा रहता है रूमेन में, उसको कहते हैं कर्ड. ठीक है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट. This process is called rumination and these animals are called ruminants.
अब क्या होता है कि जब उस समय तो उन्होंने चबा करके बिना चबाए हुए निगल करके और क्या क्या रूमेन में ले जाके जमा कर देते हैं। उसके बाद में जब वो रेस्ट में जाते हैं, बैठते हैं कहीं पे, चाहे रेस्ट में जाते हैं, तो वो रूमेन जो कर्ड उनके रूमेन में जमा है वो कर्ड वापस उनके मुंह में आता है और मुंह में आके वो क्या करते हैं, उसको बैठ के दिन भर चबाते रहते हैं। वो आपने देखा होगा। इसको अपने यहाँ बोलते हैं जुगाली करना, ठीक है, हिंदी में जुगाली करना कहते हैं। ये वहाँ पे बैठ के जुगाली करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं च्युइंग ऑफ कर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन में होता क्या है कि वो जो कर्ड होता है उसको वापस माउथ में ला करके और वो उसको उस समय आराम से बैठ के चबाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो ग्रासेस जो वो खाते हैं वो क्या है, उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये सेलुलोज क्या चीज़ है, तो एक कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब बहुत सारे जो जानवर हैं जो भी इनको खाते हैं या ह्यूमन बींग भी है, ये क्या कर सकता है, इनको डाइजेस्ट आसानी से नहीं कर सकता है। Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine। अब ये ruminants जो होते हैं, इनका जो large intestine है और small intestine है, इसके बीच में एक बड़ा सा थैला होता है, ठीक है, इनके बीच में। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। अब ये जो सेलुलस है वो सब लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर लेते हैं, लेकिन रूमिनेंट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, ये जो सैक होता है, ये जो थैली टाइप का होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि इनके पास कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जिसके प्रोसेस की वजह से, जिनके एक्शन की वजह से रूमिनेंट्स क्या करते हैं, सेलुलोज को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या होता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। So far you have learned about animal which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। अभी तक क्या है कि अभी तक आपने बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में भी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से वो भोजन इंटेक करते हैं और कैसे उनका फूड प्रोसेसिंग होता है, डाइजेशन होता है और उसका एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका ना मुंह होता है ना उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब उनका मुंह ही नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो वो कैसे इस प्रोसेस को करते हैं। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो सवाल ये है कि उनको वो भोजन कैसे खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। अब नीचे जो सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2.4, इसमें हम क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग किस तरीके से बिना मुंह वाले और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये अमीबा क्या चीज़ होता है, ये वन सेल, एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या चीज़ है, तो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, मतलब एक सेल, एक कोशिका, इसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इतना छोटा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर, तालाब के पानी में, ठीक। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles। कहने का मतलब है ये अमीबा कैसा होता है, तो इसके बारे में जान लें कि ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो पानी में पाया जाता है। और इसके जो सेल में, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंड शेप में होता है और इसके अंदर में क्या होता है, एक डेंस न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स लाइक इसके खाली जगह होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पे वो खाली स्थान होता है। इन द साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म में ये वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। Amoeba constantly change its shape and position. It push out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। अब ये किस तरीके से फूड इंटेक करता है, तो ये एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है अमीबा, ठीक है। जब भी इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल्स, ठीक है, इसके आसपास आता है तो इसके अंदर से उंगली की तरह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वो अपने उभार को बना लेता है और क्या करता है, वो उसको सुडोपोडिया कहा जाता है या फॉल्स फीट कहा जाता है और फूड को उसमें कैप्चर कर लेता है। बाई चांस समझने के लिए मैं एक बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि अमीबा इस प्रकार से अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। बाई चांस यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स आता है तो ये क्या करता है कि इसका ये वाला हिस्सा जो होता है इसमें से उभार आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये मुंह अपना बना लेता है और इसको क्या करता है, धीरे धीरे अपने अंदर कर लेता है, ठीक है।
ये अंदर आ जाता है, फिर ये उभार क्या हो जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है, और फूड पार्टिकल क्या हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से ये प्रोसेस होते होते फिर इधर से कहीं से एक जगह से वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सूडोपोडिया या क्या बोलते हैं, फॉल्स फीड। ठीक है, अमीबा फीड ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसका भोजन भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। ठीक है, तो वो इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। When it sees a food, it push out pseudopodia around the food particle and engulf it. अब क्या होता है, जब भी इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल पहुंचता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचता है, तो ये इसका सूडोपोडिया जो होता है ये इसका बाहर की तरफ निकल जाता है और निकल के उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, द फूड becomes trapped in a food vehicles। अब क्या होता है, ये फूड क्या होता है, तो फूड व्हीकल के अंदर क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, इसके अंदर आ जाके बंद हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड व्हीकल्स। अब जो फूड इसके अंदर आ जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिर ये अपना डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, सेक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, फूड को पचाने में जिस तरीके से हमारे शरीर में होता है उसी तरीके से वो भी डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है और फूड को पचाने में उसका मदद करता है। ठीक है, वो डाइजेस्टिव जूस दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या करता है, उस फूड के ऊपर काम करता है, एक्शन करता है और उसको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है और सिंपल सब्सटेंस में बना जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। और क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड उसका ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो भी उसके द्वारा जो भी फूड से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए, अपना मेंटेनेंस के लिए और अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे क्लासेस में आपको आप पढ़ेंगे किस तरीके से ये मल्टीप्लाई भी होता है, उसके बारे में आपको मिलेगा, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया भी जाएगा। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड रिसाइड ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द व्हीकल। अब क्या होता है कि जो फूड जो जिस तरीके से हम लोग जो अपना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देते हैं, उसी तरीके से ये भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है फिर व्हीकल से वो बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड and release of energy is the same in all animal. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. तो कहने का मतलब है जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, बेसिक जो भी प्रोसेस है ये सभी में एक समान है। सभी एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, जो भी है सब में इसका प्रोसेस और इसके एनर्जी का रिलीज करना बॉडी के अंदर। ठीक है, ये सबका एक ही जैसा, तकरीबन सबका एक ही जैसा है। ठीक है, आगे के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंटेस्टाइन जिन फूड को एब्जर्व करता है और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है वो हमारे शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तकरीबन आपको बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखिए, ABCD जो मन करे सो लिखिए, जिससे मेरे को पता चलता है कि आपने वीडियो को देखा है, आप सहमत हैं या नहीं है, इसके बारे में मेरे को पता चलता है। तो क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, और भी अच्छी तरीके से आपको इसको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और कुछ भी कमेंट कीजिए, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आई थिंक कि मेरे को भी और प्लस जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड्स में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सभी के आपको एक एक लाइन, दो लाइन इसी चैप्टर में से डिफिनीशन लिखने हैं। क्लियर है? और इसको कर लेने के बाद में आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।